गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमें सिक्स्थ चैप्टर का रिवीजन करना है और चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। सारे बच्चों को पता है कि आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इनपुट। और एक फर्म बहुत सारे इनपुट क्या करती है, यूज करती है। क्या करने के लिए? गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए। और वो जो इनपुट्स होते हैं वो फ्री नहीं आते, फर्म को उनके लिए क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। तो जितना भी खर्चा किया गया होता है उन इनपुट के ऊपर, उसी खर्चे को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो हम इनपुट यूज करते हैं वो दो टाइप के इनपुट यूज करते हैं। कितने टाइप के इनपुट यूज करते हैं? दो टाइप के, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। एक तो होता है बच्चों फैक्टर इनपुट, दूसरे होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। एक तो फैक्टर इनपुट, दूसरे नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट फर्दर कितने पार्ट में क्लासिफाइड किए जा सकते हैं? चार पार्ट में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। और नॉन फैक्टर इनपुट जो होते हैं वो रॉ मटेरियल होता है। अच्छा, सबको, क्योंकि चार्ट हमने जो बना के दिखाया यहाँ पे वो इनपुट का और फैक्टर पेमेंट का दिखाया है। किसका? इनपुट का और फैक्टर पेमेंट का। तो इनपुट के लिए जो फैक्टर इनपुट है उसकी जो फैक्टर पेमेंट होगी वो कौन कौन होगी? लैंड के लिए रेंट, लेबर को क्या देंगे हम, कैपिटल पे क्या जाएगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए उसे। रॉ मटेरियल के लिए हमें क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी। अभी रेंट को, वेजेस को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को और रॉ मटेरियल की जो हमने पेमेंट की है उन सबको ऐड ऑन कर दे, अगर सम कर दे तो बच्चों आ जाती है हमारी कॉस्ट। टोटल खर्चा आ जाता है जो किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमने किया है। फाइनली दोबारा से देख लेते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर होता है जो कौन करता है, प्रोड्यूसर। कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर होता है जो कौन करता है, प्रोड्यूसर। चाहे वो एक्सप्लिसिटली करे, चाहे वो इम्प्लिसिटली करे, चाहे वो एक्सप्लिसिटली करे, चाहे वो इम्प्लिसिटली करे। एक्सप्लिसिटली का मतलब कि एक्चुअल में उसकी जेब से क्या जाएगा, खर्चा जाएगा। और इम्प्लिसिटली का मतलब कि उसकी जेब से खर्चा नहीं होगा, है ना। उसने अपने खुद के इनपुट यूज किए हैं तो उसको हमें मानना पड़ेगा। तो कॉस्ट वो खर्चा है जो प्रोड्यूसर ने किया है, चाहे वो एक्सप्लिसिटली किया हो, चाहे वो इम्प्लिसिटली किया हो। किसके ऊपर किया हो? चाहे फैक्टर के ऊपर किया हो, चाहे तो नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर किया हो। चाहे तो फैक्टर इनपुट बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और नॉन फैक्टर इनपुट रॉ मटेरियल, उनके ऊपर किया हो। फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। इकोनॉमिक्स में बच्चों जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट सम टोटल होती है किसकी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का, और इम्प्लिसिट का सम टोटल क्या होती है, आपकी कॉस्ट होती है। एक बात तो आपको यहाँ पे फोकस करना होगा कि हमें इम्प्लिसिट को भी काउंट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चलो आज तो हम अपने इनपुट यूज कर रहे हैं, आज तो हम अपने इनपुट यूज कर रहे हैं। कल चल करके जब हम क्या करेंगे, हम अपने इनपुट यूज नहीं करेंगे, मार्केट से क्या करेंगे, उन्हें हायर करेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बात करते हैं वही इम्प्लिसिट की और एक्सप्लिसिट की। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लिसिट की। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ये वो खर्चा होता है जो प्रोड्यूसर करता है, जो एक्चुअली में क्या होता है, मार्केट से जो क्या करता है, वो फैक्टर परचेज करता है, मतलब जो इनपुट परचेज करता है मार्केट से, उसके लिए जो पेमेंट करता है उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो आपकी जेब से जाएगी। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? और इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। क्यों बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट? आउट ऑफ पॉकेट तो इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक्चुअल में खर्चा होएगा आउट ऑफ पॉकेट, है ना। और अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग इसी की होती है, इम्प्लिसिट की अकाउंटिंग नहीं होती है। इकोनॉमिक्स में लेते हैं लेकिन अकाउंटिंग में नहीं लेते उसे। अकाउंटिंग केवल किसकी होती है, एक्सप्लिसिट की होती है। तो देख लो, एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर ने किया है कैसे इनपुट की खरीदी पर, जो उसने मार्केट से खरीदे हैं, इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आगे ये लिखा है इसमें एक्चुअल में पेमेंट होती है, जैसे कि हमने मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज किया, बाहर से बंदे हमने क्या किए, हायर किए, हमने बैंक से क्या लिया, लोन लिया, उसका क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं।
इसको आउट ऑफ पॉकेट भी बोलते हैं और अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। कौन सी? क्यों एस्टिमेटेड होती है, एक्चुअल क्यों नहीं होती? जेब से नहीं जा रही तो उसको जस्ट हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि काश ये काम हम खुद ना करते, किसी और से कराते तो वो कितने रुपए लेता। उस चीज का एस्टिमेशन लगा रहे हैं। जो हमने खुद के इनपुट सप्लाई किए हैं उनके ऊपर कितना खर्चा हो सकता है, उसको हम जब एस्टिमेट करते हैं इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और ये इम्प्यूटेड वैल्यू होती है। क्या होती है? इम्प्यूटेड वैल्यू होती है। किसकी? सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स की, है ना। और इसके अंदर क्या भी आता है? नॉर्मल प्रॉफिट भी आता है। अगर आपने क्या नहीं किया, विड्रॉ नहीं किया है। अगर आपने विड्रॉ कर लिया फिर तो वो भी क्या बन जाएगा? एक्सप्लिसिट बन जाएगा। लेकिन अगर आप मान के चल रहे हो कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट जो है कि बेसिकली अगर मैं किसी और से काम कराता, मैं खुद ना करता, तो वो उसको मैं इतनी सैलरी देता, तो मैं अपनी ही सैलरी क्या कर ले रहा हूँ, कंसीडर कर ले रहा हूँ। इस तरीके के हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए, नीचे में भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है ना। इस तरह की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट किसकी होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। किसकी कॉस्ट होती है? सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स की कॉस्ट होती है, ठीक है ना। इम्प्लिसिट कॉस्ट को मानना इसलिए जरूरी है, वही जो मैंने अभी बोला कि काश हम काम खुद ना करते, किसी और से कराते तो उसको भी हमें पेमेंट करनी होती पड़ती, ठीक है ना। दैट्स व्हाई हम उसे मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको मैं आज करा नहीं रहा हूँ, मतलब पता ही है आपको। बेसिकली आज तो मैं आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड कपल बच्चों हमने पढ़ा था सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। बहुत सिंपल, बहुत आसान। आपको वो कॉस्ट अंकल याद है? वो कॉस्ट अंकल याद है भाई साहब? हाँ जी, ठीक है ना। तो कॉस्ट को जब हम अलग अलग एंगल से देखते हैं तो वो अलग अलग दिखती है। कभी वो इम्प्लिसिट दिखती है, कभी वो, आइटम तो एक ही है लेकिन कभी वो इम्प्लिसिट दिखती है, कभी एक्सप्लिसिट, कभी सेलिंग दिखती है, कभी कभी वो फिक्स दिखती है, कभी वेरिएबल, कभी सेमी वेरिएबल और कभी टोटल। और एक बार हमने एक्स्ट्रा बोनस में भी पढ़ी थी मार्जिनल, है ना। मतलब खैर मार्जिनल वाला थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन बेसिकली जो हमने उसमें कवर किया था वो तो अलग अलग एंगल से देखोगे तो अलग अलग होती है ना। हालांकि मार्जिनल को भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पे देखो आप ही, सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। जो कॉस्ट किसके लिए इनकर की गई है? गुड्स को सेल करने के लिए, है ना। गुड्स को सेल करने के लिए जो खर्चा किया गया है, और कौन ही करेगा? प्रोड्यूसर। कौन करेगा? मजे की एक बात बताऊं बच्चों, मुझे नहीं पता आप कितना समझ पाओगे कितना नहीं। अगर आपने थोड़ा ठीक ठाक बिजनेस स्टडीज पढ़ी है तो आप समझ पाओगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग? रेज योर हैंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग? एक, दो, ओ माय गॉड, एक, दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग? चलो वैष्णवी आप बताओ। बिल्कुल सही बात। सेल करे ना करे मतलब? हाँ। ट्रेडिंग में क्या करते हैं? पीछे सप्लायर से लेके आते हैं, आगे कस्टमर को बेच देते हैं। यानी कि बाइंग एंड सेलिंग को क्या बोलते हैं? जस्ट बाइंग एंड सेलिंग को बोलते हैं ट्रेडिंग। क्यों मसूद भैया, ऐसे ही है ना? आप भी यही बोलने वाले थे ना? केवल जस्ट बाइंग को और सेलिंग को, बाइंग और सेलिंग करते हो आप तो वो होती है ट्रेडिंग। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करते हो? गुड्स की प्रोडक्शन करते हो। एक सवाल पूछूं, मेरे मन में आ रहा है, ये तो मैंने ऐसे पूछा, जो मैं अभी पूछने वाला ना उसको बताने के लिए ये बताना जरूरी था आपको, मतलब समझना जरूरी था आपको। मेरे को ये बताओ, क्या सेलिंग कॉस्ट केवल प्रोड्यूसर ही करेगा? सेलिंग कॉस्ट केवल प्रोड्यूसर ही करेगा? आगे मैं जो पूछना चाहता हूँ आपसे बोल दो। वेरी गुड, ट्रेडर भी करेगा। कौन भी करेगा? अच्छा, एडवर्टीजमेंट वगैरह के खर्चे ट्रेडर नहीं करता क्या? हाँ करने होंगे, मार्केटिंग वगैरह नहीं करनी होगी? करनी होगी, ठीक है ना। चलो खैर, सेलिंग कॉस्ट जो गुड्स को बेचने के लिए की गई होती है उसे बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए की गई होती है वो होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, सेलिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बोथ में बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, बोथ में बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। सेलिंग कॉस्ट भी और प्रोडक्शन भी एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट भी। बताना कैसे? अगर हम जैसे मान लिया, मैंने क्या किया ना, मैंने एमबीए की मार्केटिंग से, ठीक है ना।
और मैं अपने बिजनेस में आ गया। किस में आ गया? अपने बिजनेस में आ गया और मेरे को मार्केटिंग कैंपेन चलाने हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं किसी एजेंसी को हायर कर लूं, वो हमारे बिजनेस के लिए क्या करेगी? मार्केटिंग करेगी। दूसरा, मैंने अपने भैया को बोला, अरे भैया कहाँ है, अपन लोग पढ़ के आए हैं, है ना, कुछ तो फायदा होना चाहिए, कहाँ है किसी थर्ड पार्टी को क्या करना, हायर करना, अपन लोग खुद ही क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन करेंगे, है ना, पूरा एक क्या बनाएंगे, कैंपेन बनाएंगे, उसे रन कराएंगे अपने बिजनेस के लिए। तो अब बताओ कौन सी एक्सप्लिसिट है, कौन सी इम्प्लिसिट है? जब थर्ड पार्टी को हायर कर रहे हैं तो एक्सप्लिसिट, बिकॉज वो मनी भाई लेंगे, क्या लेंगे, और जब अपन लोग खुद करेंगे तो वो इम्प्लिसिट। अच्छा, माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? अरे जब ले नहीं रहे हो तो काहे मान रहे हो? हाँ ठीक है ना, आज तो ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन कल अगर नहीं करेंगे तो किसी थर्ड पार्टी से कराएंगे, वो तो पैसा लेगा ना। तो क्या हमें क्या वेला समझा है? ठीक है ना, ठीक है अपने बिजनेस में पैसा नहीं ले रहे, लेकिन मानोगे तो सही। हाँ बोलो ना, तो वैसा। अच्छा, तो मैंने सेलिंग का एग्जांपल दिया, सेलिंग आपको इम्प्लिसिट भी कह सकते हो उसको और एक्सप्लिसिट भी, सेम एज प्रोडक्शन। कैसे बताना मेरे को? एग्जांपल ही, अभी एग्जांपल ही तुम फ्रेम कर दो, प्रोडक्शन में भी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। मशीन को ऑपरेट करने वाला बंदा, ऐसे बोल रहे हो ना, मशीन को ऑपरेट करने वाला बंदा हमारे पास ही अवेलेबल है, हमारे एक फैमिली मेंबर है, तो वो इम्प्लिसिट हो जाएगी। और अगर हम मार्केट से हायर कर रहे हैं तो बिकॉज उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है बच्चों शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन सारे बच्चों को पता है, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कुछ फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स फैक्टर के ऊपर जो आपने खर्चा किया वो फिक्स कॉस्ट, और जो वेरिएबल के ऊपर खर्चा किया वो वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल, इसके दो बच्चे हुए आगे चल करके, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है ना। बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की, टैक्स देख लो एक बार क्या लिखा है। ये वो खर्चा होता है जो प्रोड्यूसर करता है किसकी खरीदी पर, फिक्स फैक्टर की खरीदी पर। जैसे कि रेंट, आपने अगर कोई बिल्डिंग ली है ना, तो उसका रेंट जाएगा ही जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा ही जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अभी प्रोडक्शन करो या नहीं करो उस पर खर्चा तो हो गया, तो हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग लाइसेंस फीस, सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल। ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, जो ओवर एंड अबव आती है, ओवर एंड अबव। वेरिएबल डायरेक्ट होती है लेकिन ये ओवर एंड अबव आती है तो ओवरहेड बोलते हैं इसको। इनडायरेक्ट भी बोलते हैं बिकॉज डायरेक्टली पता नहीं पड़ेगी। जनरल कॉस्ट भी बोलते हैं कि आएगी ही आएगी, जनरल है, ठीक है ना। अनअवॉइडेबल, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो कई सारे नाम इसके हैं, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती आउटपुट के चेंज होने से, ये सेम रहती है हर एक लेवल पर, ठीक है। और इसकी बच्चों जो टेबल है वो ये रही, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, चाहे प्रोडक्शन कितना भी करो फिक्स कॉस्ट क्या है, सेम है, जो आ चुकी है तो आ चुकी है, अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो, ये उसका बच्चों डायग्राम होता है। इसका डायग्राम कैसा होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। चलो, फिक्स फैक्टर को बच्चों परचेज करना होता है हमें प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले, से यस और नो। या प्रोडक्शन के बाद इन्हें लेके आओगे प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना, इन्हें तो पहले लेके आना पड़ेगा। क्या एक बार हवा में करोगे क्या? हवा में प्रोडक्शन करोगे, लैंड पहले चाहिए, मशीनरी पहले चाहिए, है ना। बात समझ में आ रही है आपको? तो उस पर खर्चा करना ही पड़ेगा आपको। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ये वो खर्चा होता है जो प्रोड्यूसर करता है किसके ऊपर, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। जैसे कि रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट करना, कैजुअल लेबर जो डेली वेजर्स होते हैं, है ना, आज आए काम किया तो ठीक है, कल नहीं बुलाया हमने तो उन्हें वेजेस नहीं देंगे। इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस जो कल हमने क्वेश्चन किया था, पावर एक्सपेंसेस जोड़े थे ना कल हमने, तो वो, ठीक है ना। फ्यूल एक्सपेंसेस, भाई मशीनरी चलेगी तो फ्यूल लगेगा, मशीनरी नहीं चलेगी तो फ्यूल, ठीक है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है आउटपुट के साथ। आउटपुट बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, आउटपुट कम होएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होएगी, यही बोला अगले वाले बुलेट में, ठीक है ना। अच्छा, जब आप आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं करोगे, प्रोडक्शन हो गई नहीं, तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। इसको प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं बिकॉज मेन कॉस्ट यही है।
डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। डायरेक्ट एकदम से देखने से पता पड़ जाएगी कि अच्छा इसमें तो फैब्रिक की कॉस्ट लगी है और बटन की कॉस्ट आई होगी, थ्रेड की कॉस्ट आई होगी, ठीक है ना। और इसको अवॉइडेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मत करो आप प्रोडक्शन, ये अवॉइड हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये बच्चों इसका डायग्राम है। डायग्राम कैसे है कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते जा रही है ना। और ये कहां से शुरू होएगी? जीरो से, मतलब ओरिजिन से शुरू होएगी। और इसकी मतलब शेप क्या रहती है? इनवर्सली एस शेप। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज शुरुआत में जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कम बढ़ती है, बाद में तेज स्पीड से क्या होती है? बढ़ती है। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज सामने वाला आपको डिस्काउंट देता है। क्या देता है? डिस्काउंट देता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो डिस्काउंट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। हालांकि बुक ने ऐसा भी लिखा है कि वो एलवीपी का भी कुछ चक्कर है। मैंने इसके भी बारे में बताया था आपको कि मैं उससे इतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट लगता है मार्जिनल वाले में लगता है और या एवरेज वाले में लगता है, ठीक है ना। चलो जी, ये इसका कर्व हो गया इनवर्सली एस शेप, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है। बात करते हैं किसकी? टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट सम टोटल होता है किसका? फिक्स का और वेरिएबल का। टीसी इज इक्वल टू व्हाट? टीएफसी प्लस टीवीसी। ये बच्चों इसका आपके टेबल आपके सामने है। ये फिक्स कॉस्ट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट आप देख रहे होंगे कि शुरुआत में जीरो है, फिर वो बढ़ते जा रही है, और दोनों को कंबाइन करके हमने उनका एग्रीगेट करके हमने क्या निकाल दिया? टोटल कॉस्ट निकाल दिया। अच्छा, बात करते हैं इसके कर्व की। इसका कर्व भी कैसा होता है? इनवर्सली एस शेप्ड होता है। और कहां से चालू होता है? फ्रॉम अबव द ओरिजिन, है ना, दैट इज फ्रॉम द वाई एक्सिस। एंड वाई एक्सिस के कौन से पॉइंट से स्टार्ट होगा? जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है। बिकॉज जीरो लेवल, सही तो बोल रहा हूँ, बिकॉज जीरो लेवल पे क्या होता है? जो फिक्स कॉस्ट होती है वही क्या होती है? टोटल कॉस्ट होती है। इनवर्सली एस शेप्ड क्यों होगा? बिकॉज इसके अंदर क्या है? वेरिएबल है। क्या है? फिक्स तो चेंज नहीं होती भाई। जितना फिक्स का कंपोनेंट है इसके अंदर उतना ऊपर से चालू होगा ये वेरिएबल के। बात समझ में आ रही है? और बाकी जो गैप है, वो जो गैप आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वेरिएबल की वजह से। किसकी वजह से? भाई जो गैप हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो वेरिएबल की वजह से हो रहा है। तो बस ये दोनों कर्व कैसे होते हैं? इनवर्सली एस शेप्ड होते हैं और आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। यानी कि इनके दोनों के बीच का जो गैप होता है वो फिक्स कॉस्ट होता है, और फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होती है। शेष और नो, ये रहा, तीनों का डायग्राम एक ही में है। कोई डाउट? आगे चल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, जो डिफरेंस होता है टोटल कॉस्ट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, वो कांस्टेंट होता है। इसी की वजह से वे दोनों आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। आगे टीएफसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है ना। जो चेंज हो रहा है टीसी में वो प्योर प्योर किसकी वजह से हो रहा है? टीवीसी की वजह से हो रहा है। और टीसी कर्व इनवर्सली एस शेप्ड होता है, और टीसी इक्वल होता है टीएफसी के एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। दैट्स व्हाई वो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं। बट टीएफसी बिल्कुल सीधा हो जाता है, वो ऐसे घूम घूम के इनवर्सली एस शेप्ड हो जाता है। बात करते हैं, अभी हमने तीन बैक टू बैक चिपक के कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अभी तीन बैक टू बैक कौन से पढ़ने हैं? मतलब यार मैं क्यों भूल जाता हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूं मैं तो आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है ना। एवरेज वाले, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। तुम्हें समझ में आ रहा है? झूठ मत बोलना, देख लो। मतलब अरे रिकॉल भी हो रहा कि नहीं हो रहा, है ना। समझने का तो नहीं, मेरे को पता है कि पहले ही आप समझ चुके हो, लेकिन रिकॉल तो हो रहा होगा ना। अच्छा, एक ईमानदारी से पूछूं, ये जो मैं रिवीजन कराता हूँ इसका फायदा भी होता है कि नहीं होता है? या नहीं कराने का? कराने का। हाँ, मेरे को बता देना कि जो भी वर्किंग होगी आपको, कभी ऐसा लगे कि मैं बिना फालतू में यहाँ पे लगा हूँ, एक क्लास बिना फालतू में गलाता हूँ मैं, अरे ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी को एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। क्यों क्यों क्यों? क्यों का मतलब क्या है? एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज का मतलब एक यूनिट का, तो उसको इंग्लिश में ऐसे तो बोलेंगे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे हमें समझ में नहीं आया, तुम वो बताओ हिंदी में क्या होता है। एक यूनिट को बनाने की फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, इसको बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे निकालेंगे इसको? टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू, मतलब क्वांटिटी जितनी भी आपने प्रोड्यूस की है। अच्छा, तुम खुद सोचो, ऊपर वाली तो ये फिक्स रहने वाली है, टीएफसी तो फिक्स रहने वाली है। ये आउटपुट अगर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मतलब डेनोमिनेटर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होएगा? कम होते जाएगा। क्या कभी जीरो हो सकता है क्या? कभी भी जीरो नहीं होगा। और सारे बच्चों को पता है एएफसी निकालने के लिए टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू करते हैं।
हाँ बोलो, नहीं बोल दो, आ जाओ। एएफसी निकालने के लिए टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू करते हैं। ये क्यू को इधर लेके आओ, किसके मल्टीप्लीकेशन में लेके आओ, एएफसी के साथ लेके आओ। किसके साथ लेके आओ, एएफसी मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगी, टीएफसी आएगी, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब थोड़ा ग्राफ को फील करना, मैं दिखा नहीं रहा हूं यहाँ पे, ग्राफ को फील करना। एएफसी का ग्राफ बनाते हैं हम, इधर एएफसी लेंगे, इधर क्या लेंगे, नीचे में आउटपुट लेंगे, क्या लेंगे, और कर्व बनाएंगे उसका ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ बोलो, किसी भी पॉइंट पे मैं एक ऐसे लाइन डाल रहा हूं, ये तो हो गई एएफसी, क्या हो गई, और ये वाला जो गैप बन रहा है ये किसका है, क्वांटिटी का है। मैं किसी भी पॉइंट पे अगर ऐसे ही लाइन डालता रहूं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, मतलब लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करूं, तो वो क्या निकल के आएगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की यही सिचुएशन होती है, कंडीशन उसकी यही होती है, शर्त ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने के लिए कि उस कर्व से जितने भी आप रेक्टेंगल बनाओगे उसके नीचे हर एक पे एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यहाँ पे लेंथ मेरी एएफसी है, ब्रेथ क्या है, क्वांटिटी है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन टीएफसी आता है, वो कांस्टेंट होता है। हाँ कि ना, अरे कुछ तो बोलो। चलो, ये देखो क्या लिखा है, सारा कुछ देखो, पर यूनिट लिखा है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे निकालते अपन लोग, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। एएफसी फॉल्स होती है, जैसे जैसे क्या बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है। एएफसी कभी भी किसको टच नहीं करेगी, बोलो ना, चलो ठीक है, तुम्हें फ्लो मिलेगा। एएफसी कभी भी किसको टच नहीं करेगी, क्यों नहीं टच करेगी, है बोलो ना, क्यों। फ्लो में आना मेरे साथ, धीरे धीरे आ जाऊंगा मैं फ्लो में। क्यों नहीं टच करेगी, बिकॉज टीएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, एएफसी कभी वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगी, बिकॉज शुरुआत में क्या होता है, जीरो पे इनफाइनाइट होता है, तो वाई को कैसे टच कर सकती है, ठीक है ना। और उसके बारे में मैंने बताया, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, जीरो से, तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। टेबल देखो, कैसे निकाला इसमें हमने एएफसी, टीएफसी मल्टीप्लाई, सॉरी, ये जो, हाँ, टीएफसी मल्टीप्लाई बाय क्यू करा है, तो देखो हाँ कर रहा है, बहुत भारी। अरे मल्टीप्लाई नहीं करने का, डिवाइड करने का। हाँ भाई साहब, इधर तुम्हें सबको समझ में आ रहा है ना, कन्याओं को समझ में आ रहा है। चलो आगे, अरे ये क्या है भैया, ये क्या है, अरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये इधर नीचे मिल जाएगा कि आउटपुट से, मतलब जहाँ पे हमने आउटपुट लिया, नहीं मिलेगा, करीब आ जाएगा इसके, करीब आ जाएगा, लेकिन कभी भी जिंदगी में मिल नहीं पाएगा। इनकी जिंदगी में राहु केतु है, ठीक है ना, अमरीशपुरी है। एएफसी इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा कर्व होता है जिसके नीचे कोई भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे उन सबका एरिया इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नाम तो सुना ही होगा, ए बी सी, ठीक है ना। एबीसी क्या होती है, इट इज अ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ए नमन भैया, ऊपर भी तो यही बोले थे आप, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, ये क्या है, हमें पता है, तुम बदतमीजी तो दिखाओगे, अभी आगे एवरेज कॉस्ट पढ़ाओगे तभी भी बोलोगे इट इज अ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो फिर इसमें और उसमें फर्क क्या होगा, वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ पे एक वर्ड, अरे इसको तो देखो ना, इसको तो इज्जत मिलनी चाहिए, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। उसमें फिक्स आ रहा है, इसमें वेरिएबल आ रहा है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, बिकॉज वो टोटल है ना, घुसाना चाहते हो टोटल घुसा दो उसमें, ठीक है ना, जबरदस्ती, जरूरत नहीं है। वैसे कैसे निकालेंगे इसको, टीबीसी अपॉन क्यू। अच्छा, ये बोल रहा है एबीसी इनिशियली क्या होता है, एबीसी शुरुआत में गिरता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बाद में बढ़ना चालू होता है, व्हाई, बिकॉज ऑफ, हाँ बोल दो, एल वी पी, लॉ ऑफ, बिकॉज शुरुआत में प्रोडक्शन तेज स्पीड से बढ़ती है, जब प्रोडक्शन तेज स्पीड से बढ़ेगी तो एवरेज कम होएगा, बाद में प्रोडक्शन कम होना चालू हो जाती है, जब प्रोडक्शन कम होएगा तो एवरेज बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई द कर्व ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप्ड। कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। पहले उसकी टेबल देखो इधर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी,
हाँ देखो देखो, हाँ बोला दीदी ने, आपका ध्यान ही नहीं है, इधर उधर बहुत आपका ना मन बहुत चंचल है, इधर उधर चला जाता है एकदम से। मैंने क्या बोला बताओ? मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई तो होने का। जबान लड़ाओगे मेरे से तुम, नालायक हो। चलो जल्दी से बताओ, मजाक कर रहा हूँ, क्या होगा जल्दी से बताओ। एबीसी इज इक्वल टू टीबीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना आपको? चलो देख लो एक बारी, देख लो यहाँ पे एक दो टेस्ट कर लो पॉइंट। हाँ ठीक है ऐसे करके हो गए। आगे चले क्या? कर्व कैसा होता है इसका? इनवर्सली एस शेप। हाँ बोलो, कैसा होता है? यू शेप्ड होता है। हाँ यार सही बोल रहे हो, यू शेप्ड होता है, मैं भूल गया था। एबीसी कर्व इज यू शेप्ड। अच्छा ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में ये कम होती है बिकॉज ऑफ एलबीपी, बाद में बढ़ती है बिकॉज ऑफ एलबीपी। नहीं बोला? सही नहीं बोला मैंने? प्रोडक्शन नहीं, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इतना भी हावला नहीं हूँ। कहते तो है लोग, लेकिन इतना भी नहीं हूँ, पता तो पड़ जाता है मेरे को मैंने क्या बोला है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पता नहीं पड़ा कि क्या बोला, जब ही ना, जब भी आप पकड़ लेते हो मेरे को, ए भैया गलत बोले आपने, ठीक है। लेकिन कभी कभी तो नाटक भी करता हूँ। सुनो, हाँ ये तो पता है मैं बहुत नाटकबाज हूँ। इसमें जो लिखा है कोई डाउट है क्या आपको? अरे बच्चों, क्या है ना, जिंदगी में कुछ रखा नहीं है ना, हंसी खुशी से अलावा। ये तो थोड़ा बहुत नाटकबाजी करके तुम्हें हंसाने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज तो तुम ऐसे ना बैठ जाते हो आकर के, ठीक है हादसा जनरल चल रहा है ना, चलाओ तुम, ठीक है ना। ये करना पड़ता है बताओ पढ़ाने के लिए, ताकि नींद ना आए तुम्हें, अदरवाइज मैं और हंसी और, छोड़ दो जान दो। आगे, एवरेज कॉस्ट, किसकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पहले हमारे से ये पूछो अभी तक हमने क्या कौन कौन सी कॉस्ट पढ़ी है, उससे पहले हम आगे जाएंगे नहीं। पहले हमारे से पूछ लो। अरे नहीं नहीं बच्चों, पहले एवरेज कॉस्ट कर लो, ऐसे जिद नहीं करते। नहीं 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 नहीं, हमने कहा ना, पहले हमारे से पूछो कि अभी तक हमने कौन कौन सी कॉस्ट पढ़ी है, हम तभी आगे जाएंगे। हम कर ही नहीं रहे रिवीजन, करा लो तुम। हम नहीं कर रहे। अरे बच्चों गुस्सा नहीं होते यार ऐसे, चलो कोई बात नहीं, बता दो, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हारी कभी ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? ऐसा हुआ नहीं ना कभी, तो कोई बात नहीं, बता दो। चल जब ऐसा बोलना चाहते हो तुम कि कौन सी कॉस्ट पड़ी, नाम नाम भैया, नाम नाम बताना चाहते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड फाइनली एवरेज कॉस्ट। से or no? It is a per unit fixed cost of production। गलत बोला मैंने? देखो चलो 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 चलो, सही बोल जाओ। इट इज अ वेरिएबल, इट इज अ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी भी गलत बोला? इट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सही बोला मैंने। ऑप्शन डी तो सुन लो, इट इज अ पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोथ सी एंड डी। से सुनो, चलो बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों। इसे यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? AC इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय Q। सही बोला मैंने, ठीक है। अच्छा, एवरेज कॉस्ट जो होती है बच्चों, उसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो आप। कैसे? ABC प्लस AFC, उसके दोनों दोनों एवरेज वाले बच्चों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो टोटल बच्चा आ जाएगा। कौन आएगा? मेरा टोटल बच्चा नहीं, टोटल तो बाप होता है। चलो देखो, कोई बात नहीं बच्चों, ये उसका प्रूफ करके दिखाया था। कैसे? AC इज इक्वल टू क्या है? TC अपॉन Q है, अपने को प्रूव करना है AC इज इक्वल टू TFC प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, AFC प्लस ABC। मुझे बताओ, जो ये होता है TC क्या होता है? TFC प्लस TBC। तो उसकी जगह रख लो और उसे सेग्रीगेट कर लो, TFC डिवाइड बाई Q, AFC डिवाइड बाई Q, और बस क्या जाएगा? बोलो ना, अरे बोलो ना। वो तो क्या जाएगा? TFC डिवाइड बाई Q तो AFC, और TBC डिवाइड बाई Q तो TBC नहीं ABC। तो बस दोनों का सम टोटल हो जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किया हुआ है मैंने, दो तरीके से करके बताया इसको। फिर ये क्वेश्चन किए थे, डायग्राम देखो एवरेज कॉस्ट का, दोनों का सम कर दो, 12 प्लस 6 18। हाँ बोलो। अच्छा, इसमें लॉन्ग कट से भी जा सकते हो आप, लॉन्ग कट से, ये तो शॉर्टकट है। लॉन्ग कट से भी निकाल सकते हो AC, घूम घूम के। हाँ
हाँ टीसी से, टीसी अपॉन क्यू से। बताना कैसे? पहले एएफसी से क्या निकालेंगे? अरे नमन भैया कहाँ दिमाग खराब कराओगे इतना बड़ा तुम, ठीक है ना। पहले सारी मल्टीप्लाई कराओगे, फिर अरे अभी तो पिक्चर बाकी है, फिर क्या करेंगे अपन लोग? फिर टीबीसी निकालेंगे। वो कैसे करेंगे? एबीसी मल्टीप्लाई बाय क्यू, फिर दोनों को क्या करेंगे? टोटल करेंगे, फिर क्या करेंगे? फाइनली डिवाइड करेंगे। अरे भैया चार चार स्टेप लगवाओगे क्या? है ना, भगवान उठा ले हमें, चार चार स्टेप लगवाओगे, एक ही स्टेप में करा दो। अरे मना नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट आपको बता रहा हूं कि शॉर्टकट से भी डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं लॉन्ग कट से निकालूं तो उसके लिए चार स्टेप लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे एक ही स्टेप से काम हो जा रहा है। वहां पे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, ऐड भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट ऐड करना पड़ रहा है, आंसर सेम आएगा। ठीक है। अच्छा इसका कर्व भी कैसा होता है? एसी का कर्व यू शेप्ड होता है, और होता किसकी वजह से? वही सेम रीजन, एलवीपी की वजह से। अब वो बार बार बोल करके मजदूरी नहीं करना चाहता हूँ, बस ये बता दो जो अच्छा क्वेश्चन है। एसी का कर्व नीचे रहता है एबीसी के, क्यों 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 ऊपर क्यों रहेगा? बिकॉज एसी के अंदर तो एएफसी भी है ना, एसी के अंदर तो एएफसी भी है और एबीसी भी है, तो कौन ऊपर रहेगा? एसी। और कौन किसका बच्चा है? एबीसी एसी का बच्चा है। होते तो दोनों यू शेप्ड है, लेकिन नीचे कौन होगा? और ऊपर? बेटा बाप बाप ही होता है, बच्चा बच्चा ही होता है। ठीक है ना। चलो आगे, ये तीनों मैंने आपको एक में बना के दिखाए थे डायग्राम। एसी का कर्व यू शेप्ड तो ऊपर से जा रहा है, एएफसी का कर्व बिल्कुल माहौल बना रहा है, अपना लगी चल रहा है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एबीसी का कर्व भी यू शेप्ड होता है, लेकिन रहेगा बाप के नीचे। अरे बाप से ऊपर होके कोई ना जाएगा, घर में रहना कि नहीं रहना? बिल्कुल ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा एक चीज और लिखी है यहाँ पे बच्चों, पहले वाले में तो कोई डाउट नहीं है आपको, जो रेड वाला बुलेट लिखा हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हमेशा क्या करेगा? एसी का कर्व उसके ऊपर लाई करेगा, किसके? एबीसी के। लेकिन दूसरे में बोला कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, दोनों बाप के और बच्चे के बीच की दूरियां कम होती रहेगी। लेकिन ये प्रॉब्लम है लड़कों की, खासकर ये प्रॉब्लम है कि कभी भी अपने बाप को गले नहीं लगाता। ऐसा होता है ना, आपने देखा भी होगा, है ना। अरे बच्चा बड़ा होते जा रहा है, लेकिन कभी भी बाप को गले नहीं लगाता ना बेटा, नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं लगाता ना। कभी देखा तुमने अपने भाई भाई को, छोटे बड़े भाई को, है ना, ऐसा बाप से गले मिलते हुए? नहीं ना, नहीं ना। दैट्स वाई कभी भी बच्चों क्या नहीं करेंगे? इंटरसेक्ट, क्योंकि इनके बीच में पता नहीं कुछ तो है। वो कौन है? हाँ वो कौन है? एएफसी है। कौन है? एएफसी बाप बेटे को आपस में गले मिलने। अभी तो तुम बोलते हो राज सिमरन है, कोई बात नहीं, बाप बेटे के जैसे देख लो इनको। ठीक है, हमेशा राज सिमरन अपने मन में लेके आते हो। इधर देखो, ये दोनों पॉइंट मैंने कवर कर ली, कोई डाउट है कि आपको? नहीं ना। फाइनली क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। क्या है? ये तो हम ही बताएंगे, तुम मत बोलना, ये तो हम ही बताएंगे। अरे कोई बात नहीं बच्चों, बता दो। एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से एडिशनल कॉस्ट कितनी आई? या ऐसे बोलो आप टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, या ऐसे बोलो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या बात हुई? कभी तो बोल रहे टोटल कॉस्ट में चेंज हुआ, कभी बोल रहे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हुआ। दोनों में क्यों, एक में क्यों नहीं? अरे जो चेंज होता है वो केवल किसकी वजह से होता है? चाहे तो टोटल में ले लो, चाहे तो वेरिएबल में ले लो, दोनों से बात एक ही है। अभी बता देता हूँ, इधर देख लो। एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से एडिशनल कॉस्ट कितनी आई, उसे बोलते क्या? बोलो ना। मार्जिनल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे उसको हम? MC इज इक्वल टू TCN माइनस TC। हाँ बोलो। पहले इस इधर से हटा दूं, चार बैक टू बैक बताओ, चार तरीके इसको फाइंड आउट करने के। फर्स्ट वन इज MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। MC इज इक्वल टू TBCN माइनस TBCN माइनस 1। ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड वन इज MC इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। तुम स्वाहा बोलते रहो बस आगे से, ठीक है ना, हवन पूरा हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है फाइनली MC इज इक्वल टू डेल्टा TBC अपॉन डेल्टा Q। अरे बोलो ना स्वाहा, नालायको, तुम्हें समझ में आता है मैंने क्या बोला? चलो जल्दी से अभी तुम बोलो, अभी तुम्हें भी तो करना है ना, तुम्हें भी तो वो ज्ञानी बनना है ना, तो अभी मेरे बोलने से तो बात नहीं बनेगी ना। अच्छे से बोलो चलो। MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। अभी मैं स्वाहा बोलो, स्वाहा। आगे MC इज इक्वल टू, बोलो ना,
TBCN माइनस TBCN माइनस 1 स्वाहा। चलो आगे, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q स्वाहा। हाँ, डेल्टा TBC अपॉन स्वाहा फाइनली। ठीक है ना, मैंने ABC बोला, पक्की बात, ABC बोला मैंने। अगर मैंने ABC बोला, ABC नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं पक्का देखूंगा। वैसे बोला नहीं मैंने, लेकिन अगर बोल दिया हो तो माय बैड, मैं अपने शब्द वापस लिख करके उसे बोलता हूँ TBCN माइनस TBCN माइनस 1। ठीक है ना, कभी ऐसे फ्लो में बोल दिया हो तो पता नहीं पड़ता। फिलहाल आप, अरे शब्दों में क्या रखा है ना मन साफ चाहिए। आप मेरी इंटेंशन भावना को समझो यार, किसको समझो। ठीक है, आपको समझ में आया ना मैं क्या बोलना क्या चाहता हूँ। अरे यार बोल नहीं रहे हो तुम, आगे भी करना है भैया, पूरा रिवीजन करना है इसका आज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ये बताओ, ये 4 तरीकों से, अच्छा 2 तरीके बताओ, 2 तरीके तो कभी लग पाएंगे जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, मतलब रेगुलर नंबर हो, गैप उसमें एक का ही हो बस। अच्छा 2 कब लग पाएंगे, वो हमेशा लग पाएंगे। जब ऐसा मत बोलो कि जब गैप ज्यादा होगा, उसे तो कभी भी लगाओ, चाहे 1 का गैप हो चाहे ज्यादा का गैप हो, 2 तो एवरग्रीन है। ठीक है ना, और 2 केवल कॉन्जिक्यूटिव नंबर के केस में ही लग पाएंगे, जब प्रोडक्शन कॉन्जिक्यूटिव चल रहा हो। ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है जो आपने बोली। मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो टोटल कॉस्ट से भी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी। ये 4 फॉर्मूले का उनका मैंने डेरिवेशन वगैरह कराया, अब उसकी जरूरत नहीं है, आता है आपको। ठीक है ना, फिलहाल समरी पे आ जाओ, ये सब कुछ कर चुके हैं हम, यही तो किया हमने। हाँ बोलो, मार्जिनल कॉस्ट की टेबल देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं अपन लोग, और किससे भी निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। एक बार देखना, देखो ये वाले गैप से भी निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे, सस्ती ओडी। ठीक है ना, और कैसे भी निकाल सकते हैं, टीसी से भी निकाल सकते हैं, ये वाले गैप से, है ना। आगे आगे समझ में आपको, आगे चल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, कर देना वही वाली बात, आखिरकार रंग दिखाई दिया अपने। चलो, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज, या इनवर्सली यू शेप्ड, यू शेप्ड। शुरुआत में मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, बाद में बिकॉज ऑफ, मतलब भारत माता की, अरे बोलो ना वंदे, एलवीपी की वजह से ही होता है। किसकी वजह से होता है, एलवीपी की वजह से। अरे कुछ भी हो, बोलो भारत माता की जय एलवीपी। ठीक है ना, जो कुछ भी हो ये ले एलवीपी। ठीक है ना, आगे ऐसा नहीं करने का, जहां पे है सो है। नोट में देखो क्या बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट जस्ट किससे अफेक्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट से। फिक्स कॉस्ट से वो अफेक्ट, तो टीवीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल कॉस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। क्यों, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है तो मार्जिनल कॉस्ट कम होती है शुरुआत में। तुमने गौर करी हो, एमपी का कर्व शुरुआत में ये होता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट का ऐसे होता है। अच्छा बाद में वो डाउनफॉल में आता है, ये ऊपर जाता है, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि नहीं है। अरे हाँ तो बोल दो। आगे टीसी इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम, सिग्मा एमसी प्लस, क्यों जोड़ रहे हो ये टीएफसी, बिकॉज सिग्मा एमसी तो वेरिएबल ही तो होती है, तो फिक्स तो जोड़ना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। अच्छा एमसी इज इक्वल टू एबीसी इज इक्वल टू टीबीसी एट द फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट। अब इसको क्या ही तो करके दिखाऊं, सारे बच्चों को पता है ना, ज्यादा दिखाऊंगा तो टेबल में दिखा दूंगा अभी नीचे में। टीसी इज इक्वल टू एसी होता है कब में, फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट में, और टीएफसी इज इक्वल टू एएफसी होता है फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पर। अभी तक की समरी है, एक बार देख लो, रीड आउट करा देता हूं आपको। टीसी इज इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं, 4 तरीके, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, सिग्मा एमसी प्लस टीएफसी, एसी मल्टीप्लाइड बाय क्यू। टीएफसी कैसे निकालेंगे, टीसी माइनस टीबीसी या टीसी माइनस
सिग्मा एमसी या एएफसी मल्टीप्लाई बाय क्यू। सबको समझ में आ रहा है? आगे टीएफसी इज इक्वल टू टीसी होता है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। आगे टीएफसी इज इक्वल टू एफसी होता है फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पे। टीबीसी कैसे निकालेंगे हम? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हाँ टोटल में से फिक्स घटा देंगे, या एवरेज की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? क्वांटिटी में, या सिग्मा क्या कर देंगे? मार्जिनल कॉस्ट कर देंगे, तो वेरिएबल आ जाएगी। बैक टू बैक ये बताओ एएफसी कैसे निकालेंगे? टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू, या एसी में से एबीसी घटा सकते हैं तो एएफसी आ जाएगी। अगर एबीसी निकालनी है तो टीबीसी डिवाइडेड बाय क्यू, या एवरेज कॉस्ट में से क्या घटा दो? एवरेज फिक्स कॉस्ट घटा दो तो आ जाएगी। एसी कैसे निकाल सकते हैं? टीसी डिवाइडेड बाय क्यू, या कैसे निकालेंगे? एएफसी प्लस एबीसी। टीसी इज इक्वल टू एसी होता है फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पर। और आपकी बाकी चार फॉर्मूले किसके हैं? अभी वो जो हमने स्वाहा स्वाहा किया था, क्या किया था वो बोलो ना? एमसी इज इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस वन, टीबीसीएन माइनस टीबीसीएन माइनस वन, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा टीबीसी अपॉन डेल्टा क्यू, और फाइनली एमसी इज इक्वल टू एबीसी इज इक्वल टू टीबीसी एट द फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट। और मार्जिनल कॉस्ट स्पीड बताती है किसकी? टोटल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट घटती है तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट बढ़ती तो है कम स्पीड से। जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाती है तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट बढ़ती तो है लेकिन तेज स्पीड से। ये टेबल है जिसमें मैंने सारी चीजें आपको क्या कराई है? फाइंड आउट कराई है। कुछ देखना चाहते हो? हाँ देख लिया हमने, समझ में तो कुछ आएगा नहीं, अभी जो बोलना था बोल चुके हो। मार्जिनल कॉस्ट तो बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट तो किसका भी रेट बताती है, किसकी भी स्पीड बताती है? टीवीसी की। बिकॉज मार्जिनल होती ही क्या है? वेरिएबल ही तो होती है वो। क्या होती है? तो टोटल की भी स्पीड बताएगी और किसकी बताएगी? टोटल वेरिएबल की भी स्पीड बताएगी। आप चाहे तो इसे नोट कर लेना, मैं भी कर दूंगा इसे नोट, ठीक है ना। चलो आगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? किसके बीच में? एसी के और एमसी के बीच में। चलो, जब तक मार्जिनल कॉस्ट कम रहेगी एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी। बोलो हाँ, डिक्रीज होगी? पक्की बात? सारे बच्चे अरे जाग रहे कि नहीं जाग रहे? मैं क्या बोल रहा हूँ वापस से सुनना, मेरे को रेक्टिफाई भी करना। जब तक मार्जिनल कॉस्ट कम होगी एवरेज कॉस्ट से तब तक एवरेज कॉस्ट इंक्रीज, मतलब तब तक एवरेज कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज होगी। बोलो हाँ। हाँ, मैंने बोला मार्जिनल कॉस्ट कम रहेगी तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होएगी, क्या होएगी? अरे तुम्हें समझता भी क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रॉपर ध्यान लगाओ। चलो पहले नॉर्मल बोलता हूँ, तुम हैंग हो जाओगे ठीक है। अगर मार्जिनल कॉस्ट कम रहेगी एवरेज कॉस्ट से तो जो ओवरऑल एवरेज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एडिशनल कॉस्ट ज्यादा रहेगी एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी तो एवरेज क्या हो जाएगी? एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। और जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो हमेशा क्या रहेगा? लेफ्ट में रहेगा एसी के, और वो उसको मार्जिनल कॉस्ट का कर्व एवरेज कॉस्ट के कर्व को सबसे लोएस्ट पॉइंट से क्या करके जाएगा? कट करके ऊपर जाएगा। यही लिखा है। हाँ बोलो, अभी थोड़ा माहौल बना के बोलूं क्या? समझ जाओगे? पार्टिसिपेट करना यार, मैं ही अगर टक्कर मारता हूँ तो क्या ही फायदा फिर, ठीक है ना। तुम भी अगर थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तो मजा रहेगा, अदरवाइज नहीं। बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप को अप्रिशिएट करना। अभी तक 43 मिनट्स हुई है, ठीक है ना। और 1 घंटे से पहले पहले मैं चैप्टर को क्या कर दूंगा? फिनिश कर दूंगा। अगले 7 मिनट में होने वाला है कवर, है ना। बच्चे 2-2 दिन तक लेके बैठे रहते हैं, चैप्टर का रिविजन नहीं होता क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा है। इतने भी ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। खैर, जब तक मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा रहेगी एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट में क्या होगा? बता दो आप। बढ़ेगी। जब तक मार्जिनल कॉस्ट कम रहेगी एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट में क्या होगा? कम होगी। जब जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी एवरेज कॉस्ट के तो एवरेज कॉस्ट में क्या होगा? कांस्टेंट रहेगी। एवरेज कॉस्ट का कर्व हमेशा लेफ्ट में होता है मार्जिनल कॉस्ट के। मार्जिनल का ऐसे मेरी बातों में मत आ जाना, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हमेशा लेफ्ट में होता है एवरेज कॉस्ट के, और वो एवरेज कॉस्ट को सबसे उछले स्तर से क्या करके जाता है? अरे कुछ भी उछला स्तर कहाँ पे होता है? लोएस्ट से जाता है। कहां से जाता है?
तो वैसे वापस से बोलता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हमेशा एवरेज कॉस्ट कर्व के लेफ्ट में रहता है, और एवरेज कॉस्ट के कर्व को मार्जिनल कॉस्ट का कर्व सबसे निचले स्तर से कट करके जाता है। हमें कुछ नहीं समझा तुमने क्या बोला। तुम अपने गाने गाए जा रहे हो, हम तो जस्ट आस्था चैनल सुन रहे हैं, तुम चालू करो, है ना। एक बार कर दो म्यूजिक प्लीज। लाइट ऑफ। हाँ जी। अरे मजाक से हटके बताओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। डायग्राम देख लो उसका इज्जत के साथ। ये तो हंसी खुशी की बातें है। बाकी देखो, जब जब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे देखो कम है, किसके, एवरेज कॉस्ट के, तो एवरेज कॉस्ट गिरते ही जा रही है, गिरते ही जा रही है, गिरते ही जा रही है। इतना गिर गई, इतना गिर गई, बस क्या बताए, ठीक है ना, अपने सबसे निचले स्तर पे आ गई। फिर जिंदगी में किसने उठना चालू किया, है ना। मार्जिनल कॉस्ट तो उठ गई, लेकिन एवरेज अभी भी वाहियात है, वो अभी भी नीचे पड़ी है। ऐसा क्वेश्चन है ना, आगे देखो। मार्जिनल कॉस्ट तो अपनी इज्जत बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसने शुरू कर चुकी है, लेकिन एवरेज फिर भी गिरते जा रही है, कितना गिरेगी और, ठीक है ना। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ मार्जिनल बढ़ते रही, बढ़ते रही, बढ़ती रही, और वो उसके ऊपर चली गई, किसके, तो एवरेज ने भी क्या कर दिया, देखा दाखी बढ़ना चालू कर दिया। और जब दोनों क्या थी, इक्वल थी, तो एवरेज क्या हो गई थी, कांस्टेंट हो गई, क्या हो गई, कांस्टेंट। और एमसी का कर्व हमेशा लेफ्ट में है, किसके, सबसे नीचे वाले पॉइंट से उसे कट करके ऊपर जाता है। अगर इक्वल होगी ना तो हमेशा कांस्टेंट होगी हर केस में। अगर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट कर रही है तो पक्का पक्का एवरेज क्या ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कोई भी टेबल देख लेना, ठीक है। चलो, एक सवाल मैंने आपको मजे मजे में पूछ लिया था, पहले उसके पहले एक और चीज देख लो। ये कह रहे कि जो रिश्ता ये है ना एसी और एमसी के बीच का, वही रिश्ता एमसी और एबीसी के बीच का होता है, बिकॉज वो भी यू शेप्ड होता है, ठीक है। फाइनली, कैन एसी फॉल व्हेन एमसी इज राइजिंग, हाँ भी तो बोला था कि मार्जिनल कॉस्ट ने तो जिंदगी में उठना चालू कर दिया, लेकिन एवरेज फिर भी गिरते जा रही थी। यही तो पूछा उसने, कैन एसी फॉल, क्या एसी गिरेगी जब एमसी राइज हो रही होगी। हाँ देख लो ना कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये देखो इसके बाद की पॉइंट की बात कर रहा है। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो तो बढ़ना चालू हो गई, एवरेज फिर भी इधर देखो ना, एवरेज फिर भी गिरते जा रही है। देखो ये तो मार्जिनल तो बढ़ रही है यहाँ से, लेकिन एवरेज देखना, एवरेज अभी, एवरेज उसी के कॉरस्पॉन्डिंग देखो तो एवरेज अभी गिरते ही जा रही है, गिरते ही जा रही है। इसने बढ़ना चालू कर दिया जिंदगी में, उसने देर से, क्या उसे देर से समझ में आई, कुछ बच्चे होते हैं ना देर से समझ में आते हैं, उन्हें पहले अपनी मनमानी चलाते हैं, बाद में समझ में आ जाती है, तो वैसा है, नादान बच्चा है कौन, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। आगे, कैन एसी राइज व्हेन एमसी इज फॉलिंग, एमसी जब फॉल हो रही हो, एसी वो गिर रही है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो मार्जिनल भी गिर रही है और एवरेज भी गिरते ही जा रही है, ठीक है ना, तो इसका आंसर नो है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, एपिसोड 2, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। बहुत सिंपल, बहुत आसान। मार्जिनल कॉस्ट अगर गिरेगी तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, तो लेकिन घटते हुए रेट से। जब मार्जिनल कॉस्ट सबसे निचले स्तर पे आ जाएगी तो टोटल कॉस्ट बढ़ना बंद कर देगी घटते हुए रेट से, और जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चालू होगी तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, तो लेकिन तेज स्पीड से। हाँ बोलो, कोई डाउट तो नहीं है आपको, बस ये लिखा हुआ है हमें, ये देखना, एक पॉइंट और को एक पॉइंट छपरी लिखा है, एम सी इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, इतना बड़ा कुछ नहीं है, 3 पॉइंट ये मेन है। तुम्हें समझा गया, डायग्राम देखना इसका। जो रिश्ता टीसी का और एमसी का होता है वही रिश्ता टीबीसी का और एमसी का होता है, बिकॉज टीबीसी का कर्व भी क्या होता है, यू शेप्ड, सॉरी इनवर्सली एच शेप्ड होता है। क्या होता है, इनवर्सली एच शेप्ड, ठीक है ना, और पैरेलल भी होता है। क्या भी होते हैं दोनों कर्व आपस में, ऊपर वाले टीसी और टीबीसी पैरेलल भी होते हैं, तो सेम रिश्ता रहता है। ये लिखा मैंने नोट में, फिर ये क्वेश्चन कराया मैंने आपको। अरे वाह, 49 मिनट्स में पूरा चैप्टर खल्लास। फाइनली बच्चों, कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ। टाइम तो अभी हमारे पास है, 8-10 मिनट है अभी हमारे पास।
पूरा चैप्टर गिरफ्त में आ चुका है आपकी? हाँ बोलो ना, कौन सी धारा में, कौन से आर्टिकल में? कोई सी तो लगाई होगी। अरे ग्रिप आ गई कि नहीं आ गई भैया? 402 लगाई हमने, नालायक को। चलो थैंक यू वेरी मच। ए जाना नहीं, उठ के भग रहा है। ये बंद कर रहा हूँ अभी।